पिछले चैप्टर में हमने शुरुआत की थी एक ऐसे सफ़र की जिसका डेस्टिनेशन था दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर। हम ज़ीरकपुर से निकले और हिमाचल की खूबसूरत वादियों से होते हुए धर्मपुर, सोलन, कंडा घाट, साधु पुल से होते हुए चैल होते हुए कुफरी पहुँचे थे। हमने आपको वीडियो में दिखाया कि हमने धर्मपुर से पहले नाश्ता किया, नाश्ते में हमने आलू पराठे खाए, फिर हम साधु पुल में कुछ एरियल ड्रोन शॉट्स लिए, फिर उसके बाद हमने आपको थोड़ा पाइन ट्री और पाइन कोन्स के बारे में बताया, चिलगोज़ा जो कि दुनिया का सबसे महंगा ड्राई फ्रूट है उसके बारे में बताया, चैल पैलेस का एंट्री गेट दिखाया आपको, और हमने थोड़ा सा इतिहास भी डिस्कस किया कुफरी शहर का। फिर हमने आपको एप्पल के बागान दिखाए। हमने आपको ये भी बताया कि एप्पल इस सीज़न में छोटे साइज़ का होता है। फिर हमने आपको ऋतिक रोशन केला भी दिखाया, और लास्ट वीडियो हमने एंड करा था। अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए वैसे वैसे प्लेन्स पीछे छूटते गए और हिमालय अपने असली रूप दिखाने लगा। कैसे लगे से? और यहाँ पे सबसे पता है अमीर लोग कौन है? सबसे अमीर लोग जो है ना, क्योंकि सेब को पैक करने के लिए ना लकड़ी का डब्बा बनता है, अरे तो जो वो डब्बा मैन्युफैक्चर करते हैं ना, वो लोग। लेकिन ना अब नुकसान हो गया हुआ है, क्योंकि अब ये लोग ना लकड़ी के डब्बे की जगह प्लास्टिक का डब्बा यूज़ करना शुरू किया है। प्लास्टिक ना हर साल नहीं, लकड़ी वाला तो टूट जाता है, वो हर साल बनता था, तो इसलिए वो जब बनाते हैं ना डब्बा। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच रहे हैं नारकंडा। अगर शिमला हिमाचल का फेस है तो नारकंडा उसकी सोल है। एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा, लेकिन हर ट्रैवलर के रूट का एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन। टाउन के बीचों बीच एक सुंदर मंदिर है। पहाड़ों में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होते, यहीं लोगों के मिलने की जगह होती है, फेस्टिवल्स की जगह है और गांव की पहचान है। अब बात करते हैं खाने की। अगर आप नारकंडा आओ तो हर लोकल एक नाम ज़रूर लेगा, नागपाल ढाबा। और हम भी वहीं रुकने वाले थे, लेकिन पूरा ढाबा पैक था, एक भी टेबल खाली नहीं थी। हिमालय का पहला लेसन, कभी कभी बेस्ट जगह भी आपके लिए अवेलेबल नहीं होती। तो हमने गाड़ी आगे बढ़ा ली। सिर्फ लगभग 5 किलोमीटर आगे कुमारसेन की तरफ हमें मिला अमर भोजनालय। और बिलीव कीजिए, कभी कभी प्लान बी ही असली प्लान ए बन जाता है। गरम दाल, सब्ज़ी, फ्रेश रोटी और पहाड़ों की हवा, इस कॉम्बिनेशन का कोई कंपटीशन नहीं। तो इस थाली में हमारे पास है पनीर, राइस, रायता, सिलक भाई, हाउ इज द फूड? 7 out of 10. 7 out of 10. अगर भूख नहीं लगी होती तो 5। 6 दाल अच्छी। ये हमारा बहुत पुराना अड्डा है। जब भी हम लोग इस रूट पे ट्रैवल करते हैं ना, तो नारकंडा से 5-6 किलोमीटर होगा अमर भोजनालय। साफ़ सुथरा खाना है। दूसरा, यहाँ के व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। और जो लोग एप्पल खाते हैं, मैं तो एप्पल बहुत कम खाता हूँ, लेकिन जो लोग एप्पल खाते हैं ना, उनके लिए एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ। ये जो ऊपर देख रहे हो ना आप, ये वाइट देख रहे हैं, ये नेट्स लगा रखे हैं एप्पल को कीड़े और फ्रॉस्ट से बचाने के लिए। और ये जो टॉप पे ये एज है ना, रिज,
ये रोरू है, रोरू। रोरू के जो एप्पल हैं वो इतने हाई क्वालिटी और फेमस हैं कि शायद ही किसी इंडियन ने खाया होगा। और एक एक बंदा वहाँ का अरबपति है सिर्फ सेब बेच कर। और जो लोग, हम लोग पंजाब से हैं, तो पंजाब में, हरियाणा में ना एक बोलते हैं कि यार ये लोग टूरिज़्म से इनकी ज़िंदगी चलती है और टूरिस्ट को भला बुरा बोलते हैं। इनको ना टूरिज़्म की ज़रूरत ही नहीं है, ये एप्पल बेच के इतना पैसा कमा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, और ये जो एप्पल यहाँ जो मिल रहा है ना, वो हमने इंडियंस ने कभी खाया नहीं, क्योंकि ये यहीं से बाहर चला जाता है। USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के जो मार्केट में सेब मिल रहा है ना, वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है। एक तो मेरा फ्रेंड था जो फिजी में था, और फिजी में वो डब्बा फोटो खींच कर भेजा कि भाई अमन भाई देख, एप्पल पे लिखा है रोरू एप्पल। अगर रोरू एप्पल अपने तो नसीब में नहीं मिला, तुम ही खा लो। तो हम लोग लगभग मिडवे पहुंच चुके हैं, जितना आए हैं उतना ही और जाना है। How is it going, bro? So far so good. Ask Soro भाई। Yes sir. सबसे ज्यादा सोए हो और फिर से बदमाशी भी है। अभी तो बदमाशी नहीं की, बट अब कर सकते हैं। बदमाशी, यहाँ बदमाशी चलेगी। वो बातों वाली। आपके साथ ही हो जाएगी। कैसा लगे सर ड्राइव? बढ़िया चल रहा है सर, सफ़र बहुत मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है। सफर अच्छा था, चल रहा है। आज है 21 जून। 22 जून को हमारे साथ दूसरी कार में बैठे अंशुल भाई का बर्थडे होता है, तो हमने यहाँ गिल स्वीट से केक पैक कराया है रात को उनका बर्थडे मनाने के लिए। अब भाई लोग, ऐसा है कि हमने पहले प्रोग्राम बनाया था कि रेकोंगपियो कल्पा जाएंगे तो रेकोंगपियो से केक ले लेंगे, लेकिन अभी हमें पता लगा कि युलाकांडा जाने के लिए जो हमें युला खास विलेज जाना है, वो करचम डैम से 1 किलोमीटर पहले चोलिंग नाम के जगह से लेफ़्ट मुड़ जाता है। तो यानी हमें रेकोंगपियो जाने की ज़रूरत नहीं है। रेकोंगपियो वहाँ से लगभग 1 घंटा और दूर है। तो क्योंकि हम रेकोंगपियो नहीं जा रहे हैं, तो रेकोंगपियो के पहले यही एक मेजर मार्केट था जहाँ हमें बढ़िया केक मिल सकता था। तो हमने अंशुल भाई के लिए केक पैक कराया, और उनका ये सरप्राइज़ बर्थडे केक था, लेकिन हमारी कार में जगह नहीं थी, तो हमने उनकी ही कार में रखवा दिया और उनको बोला कि आप इग्नोर मारो, आप एज्यूम करो कि ये आपके लिए सरप्राइज़ है। अच्छा, एक ज़रूरी अपडेट, अगर आप इस रूट पर आ रहे हैं तो इन स्पीड कैमरेज़ का ज़रूर ख्याल रखें। पहाड़ों पे आम तौर पे लोगों का स्पीड बढ़ जाता है, लोग थोड़ा रफ़ ड्राइव करने लगते हैं, लेकिन हिमाचल सरकार और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये मेक श्योर करा है कि हर जगह स्पीड कैमरेज़ लगे हैं। सो ड्राइव सेफ, ड्राइव राइट। इन वैलीज़ को देखकर मुझे आपको थोड़ा नॉलेज देने का मन कर गया है। एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हर 1 किलोमीटर एल्टीट्यूड बढ़ने पर, यानी समुद्री तल से 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर यानी हवा का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसीलिए माउंटेन्स नेचुरली कूल रहते हैं। इसे ही कहते हैं नेचर का अपना एयर कंडीशनर। हमने अपना एयर कंडीशनर कार का बंद कर दिया है अब, और खिड़की थोड़ी थोड़ी नीचे कर ली है, और क्या मस्त ताज़ी हवा मिल रही है। ये हवा आपको कभी भी प्लेन्स में नसीब नहीं हो सकती। एक चीज़ जो हर पंजाबी हिमाचल से दुखी है, वो है इनके ग्रीन टैक्स या एंट्री टैक्स। अब हम जैसे ही किन्नौर एरिया में एंटर करें, यहाँ पर हमारे को 50 रुपये SUV का और 30 रुपये छोटी कार का, यानी 80 रुपये हमें ग्रीन टैक्स चुकाना पड़ गया, जस्ट बिकॉज वी आर एंटरिंग किन्नौर। हमारे पंजाबी भाई बहन हमेशा कहते हैं कि हम हिमाचल वालों के भी
पंजाब एंट्री टैक्स लगाना चाहते हैं। चलो वो होगा ना होगा, लेकिन यहाँ तो हमें देना पड़ ही रहा है। अब ये देखो ज़रा यहाँ पर क्या हो रहा है। ये ट्रक जो हमारे आगे चल रही थी ये रुक गई और हमें लगा आगे ट्रैफिक जाम हो रखा है। हम यहाँ काफ़ी देर खड़े रहे तो हमें पता लगा कि ये ट्रैफिक जैम नहीं है, आगे ना किन्नौर गेट है। किन्नौर एंट्री का एक टनल है, वो बहुत सैकड़ों साल पुराना है बना हुआ। तो उस किन्नौर गेट को देखने के लिए टूरिस्ट लोगों की गाड़ी खड़ी है, जिसके कारण ये जाम भी नहीं है एक्चुअली। ये वो उन्होंने रोड ब्लॉक कर रखा है और सिर्फ एक ही साइड है जो चल रहा है। तो टूरिस्ट को भी सोचना चाहिए। देखो हम भी टूरिस्ट हैं, बट हम रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट हैं। गाड़ियाँ ऐसे ना खड़ी करें कि जो आगे लॉन्ग रूट के ड्राइवर्स हैं, जैसे ट्रक वाले, पीछे आर्मी का कॉन्वॉय है, उनको सोचो कितनी दिक्कत हो रही होगी। सो व्हेन यू आर ऑन हिल्स बी रिस्पॉन्सिबल। अब जब हम किन्नौर गेट को क्रॉस कर जाते हैं तो जो ये सड़क है ना, इसे आज से कुछ साल पहले, कुछ साल मतलब 2015-16 के अराउंड आइस रोड ट्रकर्स नेशनल ज्योग्राफिक पर आने वाला एक शो होता था, उस पर वर्ल्ड्स डेडलीस्ट रोड का खिताब मिला हुआ है। तो ये वो सेक्शन है जहाँ पर बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और चट्टान को काट कर बीच से सड़क बनाई गई है। तो आप मज़े लीजिए थोड़ा सा इस सड़क का एक लाइट म्यूज़िक के साथ। उधर देखो कितना पानी यहाँ रोक रखा है और इधर इतना पानी कम है। और ये जो है ना, इस पहाड़ के पीछे पानी रोक रखा है। पाइप के थ्रू यहाँ से पानी आ रहा है और टरबाइन घुमाता है, जिससे हमारे चंडीगढ़ पंजाब में बिजली आती है। अभी जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज है टपरी ब्रिज, जो कि टपरी के उड़नी एरिया में आता है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। हम ये ब्रिज तो क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन हमारे ये ब्रिज के क्रॉस करने के सिर्फ 24 घंटे बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक रेत से लदी हुई ट्रक इस पुल के साथ नदी में जा गिरी। ये वीडियो मैं YouTube से उठाकर आपको दिखा रहा हूँ उस इंसिडेंट का भी। That's the latest news coming in. It collapsed a moment when a dumper was passing over it. Now the dumper driver is safe. टपरी ब्रिज। वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप नोटिस करेंगे कि नारकंडा के बाद माउंटेन्स का कलर बदलने लगता है। ग्रीन फॉरेस्ट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं और रॉकी माउंटेन्स ज़्यादा नज़र आते हैं। इसका रीज़न है रेनफॉल, यानी बारिश। जैसे जैसे हम किन्नौर में आगे बढ़ते हैं, हम मॉनसून के रेन शैडो जोन में एंटर करते हैं। ये वो एरिया होता है जहाँ बरसात कम होती है। क्लाउड्स अपनी ज़्यादा बारिश पहले ही गिरा देते हैं और यहाँ तक आते आते खाली हो चुके होते हैं, और इसलिए लैंडस्केप धीरे धीरे ड्राई होता चला जाता है। सो बातों बातों में हम कब चोलिंग पहुँच गए पता ही नहीं चला। चोलिंग से राइट गए तो रेकोंगपियो काजा वाला रूट है, लेफ़्ट ले लेना है तो एक पतली सी ग्राम पंचायत वाली सड़क है जो आपको यूला खास विलेज ले जाएगी। आज इस वीडियो में हम आपको हमारे यूला खास पहुंचकर यूला खास का होम स्टे दिखाएंगे
और हमारे डिनर पर हम ये वीडियो एंड करेंगे। ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हुआ और मैं आपको स्ट्रॉन्ग सलाह दूंगा कि आप अपनी गाड़ी नीचे करचम में लगाकर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर यूला खास जाएं, क्योंकि यूला खास में गाड़ी पार्क करने की जगह बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। हमारी गाड़ी ऐसी गलत जगह पे खड़ी थी कि हमें पूरे टाइम डर था कि कोई ना कोई गाड़ी हमारी गाड़ी को ठोक के चली जाएगी, और ऐसा हुआ भी। When we returned, we found a small dent on the right side back corner of our car. So probably कोई डंपर या कोई पिकअप वैन वहाँ हल्का सा खरोच लगाकर गाड़ी को चला गया। सो अगेन आई रिपीट, आपको स्ट्रॉन्ग सलाह है कि अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो करचम में बहुत जगह पार्किंग अवेलेबल है। करचम या रेकोंगपियो चले जाओ आप, और रेकोंगपियो में गाड़ी लगाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर आप यूला खास आओ। ठीक है, एक सुंदर सा झरना आता है बीच में, लेकिन हम काफ़ी लेट हो रहे थे और मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। बारिश के पूरे आसार थे, इसलिए हमने यहाँ रुककर फ़ोटोग्राफी करना भी ठीक नहीं समझा और हम सीधा यूला खास विलेज पहुँच गए। रास्ते के नज़ारे ऑसम थे, लेकिन वी वर स्टिल वेटिंग फॉर मोर। और आपको पता, ये पूरे ट्रैक में नज़ारे ही नज़ारे मिले हैं, जंगल ही जंगल मिला है, स्नो ही स्नो मिला है। तो ये पूरे वीडियो देखिए और एंड तक हमारे साथ बने रहिए। अब इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 में हम आपको दिखाएंगे हमारे होम स्टे से हमारे बेस कैंप तक का जर्नी, और पार्ट 4 में हम आपको दिखाएंगे हमारे बेस कैंप से यूलाकांडा टेम्पल तक की जर्नी। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम आपको अपना होम स्टे दिखाते हैं। होम स्टे हमारा जो था वो लगभग 600 मीटर हमारे पार्किंग प्लेस से ऊपर था, ऊंचाई पर, और लगभग 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक था। और काफ़ी बारिश हो रही थी, हम सब गीले हो गए थे। तो पहुंचकर हमने सबसे पहला काम करा कि अच्छे से नहाए, फ्रेश हुए, वॉशरूम सब हल्के हुए। फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर रिलैक्स करा, थोड़ा अपने आप को गेन करा, होश में आए, क्योंकि बहुत ही हेक्टिक था। स्पेशली ये जो 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक किया हमने, वो हमारे प्लान के बाहर था। हमें लगा था कि हम यूला खास पहुँचेंगे तो सीधा होम स्टे में चले जाएंगे, लेकिन यूला खास जहाँ गाड़ी लगाई वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर हमें फिर से ट्रैक करना पड़ गया, सीधी चढ़ाई अपने होम स्टे तक पहुँचने के लिए, और वो पूरा लगेज लेकर। और एक्चुअली 60% ही लगेज लेकर आ पाए हम लोग, 40% लगेज कार में छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। और दूसरी बात, बारिश भी बहुत ज़ोर की होने लगी थी। ठीक है दोस्तों, तो हम अब डिनर करेंगे। डिनर में हमारी होम स्टे वाली आंटी ने सर्व करा था साग, दाल, रोटी, चावल, और भाई के पसंद पे आंटी जी ने रात को चाय भी बना दी थी हमारे लिए। खाना वाज सुपर एंड आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दिस प्लेस टू यू ऑल। मैं हमारे होम स्टे वाले भैया का नंबर यहाँ डाल दे रहा हूँ। वो इंडियन आर्मी में सर्विंग ऑफिसर हैं, और उनकी मम्मी, उनकी वाइफ और उनकी बेटी यहाँ पे रहती हैं इस होम स्टे में, और जो होम स्टे को चलाती हैं, हाँ सॉरी, उनका बेटा भी। तो वो खुद तो ड्यूटी कर रहे होते हैं बॉर्डर पे कहीं पे, लेकिन उनका होम स्टे और कंफर्टेबल है। गीज़र हर 2 बाथरूम है, दोनों बाथरूम में गीज़र लगा हुआ है। इतने हाइट पे आपको गर्म पानी अवेलेबल हो, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सो थैंक यू वेरी मच, एंड दिस होम स्टे इज़ हाईली रिकमेंडेड।